अरे भाई साहब, बहुत ही बाप आइडिया निकाला मैंने, बहुत मस्त। देखो, अपन को अनलीवर्ड हो या लीवर्ड हो, दोनों में कैपिटल तो सेम होगी। परफेक्ट, कैपिटल भी सेम होगी और ईबीआईटी भी सेम होगा। कैपिटल का टोटल अमाउंट बरोबर। यहाँ पर अगर 2 लाख की अनलीवर्ड में सिर्फ इक्विटी है तो यहाँ पर 1 लाख का डेट होगा और 1 लाख की इक्विटी है, तो दोनों का प्लस मिलाकर 2 लाख और 2 लाख सेम है। देखो, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा। जो हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे वीएफ, वो हमारी मैच नहीं करेगी दोनों की। बट अगर मैं उनकी क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू लूँ और डेट की फेस वैल्यू लूँ, तो उनका टोटल मेरा इन दोनों का मैच करेगा। 2 लाख और इनका टोटल भी है 2 लाख। अब अपन को सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अपन को जो भी परसेंटेज ऑफ, देखो मेरे अक्षर अभी क्यों ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैमरा में, मोबाइल में मैं देखकर यहाँ पर नोटबुक में लिख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मैं अगर उधर देखूँगा तो मेरा मुंह नीचे हो रहा है और मेरा वीडियो अच्छे से नहीं निकलेगा। सॉरी उसके लिए। मेरे को सिर्फ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है ना, टू बी मेंटेन्ड सेम। मतलब अगर मैं अनलीवर्ड में से लीवर्ड में जा रहा हूँ और मेरी अनलीवर्ड में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग थी 5%, तो सेम होल्डिंग मेरी लीवर्ड में भी होनी चाहिए। अगर मैं लीवर्ड में 5% होल्ड कर रहा हूँ और अनलीवर्ड में जा रहा हूँ, तो भी मेरी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो 5% ही रहनी चाहिए। अब एग्जाम्पल को देखना, बस इतनी सी चीज़ आप याद रखना। मैंने थोड़ा टाइम लगा कर, अभी 12 तो बज चुके हैं, मैंने 20 मिनट लगा कर ये मेथड ढूंढी है। देखते हैं अभी ये काम करती है कि नहीं। देखो, अनलीवर्ड में से मैं लीवर्ड में जा रहा हूँ। अनलीवर्ड में सिर्फ इक्विटी होगी, समझो 2 लाख रुपए की सीधी इक्विटी है बराबर, 2 लाख रुपए की। लीवर्ड में है डेट 1 लाख का, इक्विटी 1 लाख की। अब इसमें अनलीवर्ड में मेरा 10,000 रुपये का होल्डिंग है। 2 लाख का 10,000 कितना होता है, 5% होता है। परफेक्ट, 2 लाख का 10% होगा 20,000 और उसका आधा 10,000 5% है। अब यही 5% मेरे को वहाँ पर मेंटेन करनी है। मतलब उसकी इक्विटी कितनी है, 1 लाख। उस 1 लाख का 5% ही मेरे को 5,000 क्या रखना है, इक्विटी रखना है। तो बाकी का जो मेरा टोटल अमाउंट था कितना, 10,000 मैं निकालूंगा और उसमें से 5,000 इक्विटी में डाल रहा हूँ, तो बाकी उसके किस में डालूंगा, डेट में डालूंगा। समझे नहीं समझे, वापस एक बार। क्या था, मेरे 10,000 रुपये की होल्डिंग थी, मैंने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, मेरे बैंक में 10,000 आ गए। अब ये मेरे को 10,000 यूज़ करने हैं, लेकिन मैं जिस फर्म में भी जा रहा हूँ, लीवर्ड में जा रहा हूँ, उसकी इक्विटी में मेरा होल्डिंग 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितना था, 5%। तो उसका मैं अगर 5% निकालूंगा, 1 लाख का 5% 5,000, तो मैंने उसको 5 लाख एज अ इक्विटी दिए और बाकी के जो रिमेनिंग 5,000 बचे वो मैंने उसको एज अ डेट दिए। बरोबर, परफेक्ट समझ आ गया ना। मेरा 5% से कम होना चाहिए होल्डिंग सामने वाली फर्म में जिसमें मैं जा रहा हूँ, और ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब सेम केस दूसरे में देखते हैं। लीवर्ड से अनलीवर्ड में जा रहे हैं। लीवर्ड में मेरी इक्विटी है, यहाँ पर अपन को क्या एज्यूम करते हैं, अपन वी हैव टू एज्यूम दैट वी हैव इन्वेस्टमेंट ओनली। मेरे पास 5 टोटल, इनके 5 लाख और 5 लाख है, और यहाँ पर टोटल 10 लाख सिर्फ इक्विटी है। यहाँ पर इसकी 5 लाख इक्विटी है, जिसका 10% 50,000 रुपये में होल्ड करता हूँ। परफेक्ट। अब ये 50,000 की 50,000 में क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मेरे बैंक में आ गया 50,000। अब सेम होल्डिंग मेरे को सामने वाले की इक्विटी में होल्ड करनी है। अब मेरे पास इसकी कितनी होल्डिंग थी, 10%। यहाँ पर अगर मैं 10 लाख का 10% निकालूंगा तो मेरे पास आता है 1 लाख रुपये। बट मेरे पास है ही कितने, 50,000। तो अब मेरे को 50,000 क्या करने पड़ेंगे, डेट लेना पड़ेगा। क्या करने का, डेट लेना पड़ेगा। तभी मैं उसकी इक्विटी में 10% होल्ड कर पाऊँगा। 10%। बस जब हम इसको परसेंटेज को रखेंगे ना, कि हमको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ना 1% कम होना चाहिए, ना 1% ज़्यादा होना चाहिए। जिस फर्म में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे एज अ डेट चाहे एज अ इक्विटी, उसमें मेरा इक्विटी का परसेंटेज सेम होना चाहिए। चाहे उसके लिए मेरे को बाकी का पैसा डेट एज अ डेट देना पड़ रहा है, या एक्स्ट्रा पैसा मेरे को डेट लेना पड़ रहा है। बरोबर। या तो अब अभी भी आपको नहीं समझ आया तो अब आप रटा ही मार देना, पर आपको 99% मेरे को लगता है कि आपको समझ आ ही गया होगा। क्या, मेरे को सिर्फ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 2 लाख की है, उसमें से 10,000 मेरा है, 5% का होल्डिंग मेरा है। सामने भी मेरे को 5% का ही होल्डिंग रखना है। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, जिसमें से मैंने उसके 1 लाख का 5% 5,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी 5,000 मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके डेट में इन्वेस्ट कर दूँगा। परफेक्ट।
और यहाँ पर अगर मैं लीवर्ड में से अनलीवर्ड में जा रहा हूँ, लीवर्ड में उसकी इक्विटी का 10% मेरे पास है, 5 लाख का 10% 50,000 मेरे पास है, राइट। अब मेरे को 50,000 अमाउंट नहीं, मेरे को 10% लिखना है कि सामने वाले का, एक मिनट प्लेन को जाने दो, सामने वाले का 10% मेरे पास होना चाहिए शेयर। तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए के शेयर्स मेरे पास होने चाहिए। बट मेरे पास है ही कितने पैसे, 50,000। तो और 50,000 मेरे को क्या करने पड़ेंगे, एज अ डेट लेना पड़ेगा। मैंने पहले जो भी बोला वीडियो में उसको आप भूल जाओ, ये मेथड से याद करोगे तो कभी कतई नहीं भूलोगे। इसी मेथड को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अभी अपन क्या करते हैं, जाते हैं क्वेश्चंस में फॉर कैलकुलेशंस पर्पस। अभी तो आपको ये समझ आ ही क्या होगा। चलो अब आ जाते हैं। अब देखो कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये तो अब ठीक है। अब आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें तो पता ही है, क्या कैसे निकालना होता है, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म, बरोबर। अब इलस्ट्रेशन 6 पर आ जाते हैं, जो कि मैंने सॉल्व करके रखा है। पहले है एन लिमिटेड और दूसरी है एम लिमिटेड। एन लिमिटेड अनलीवर्ड है, एम लिमिटेड लीवर्ड है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस को समझाओ, कैसे होगी आर्बिट्रेज प्रोसेस। बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम बार आता है। क्वेश्चन आता है लाइक इलस्ट्रेशन 7, 6 और 8 है ना, वो आर्बिट्रेज प्रोसेस को समझाओ ऐसा लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 7 और 9 जो है ना, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि जिसमें आपको परसेंटेज दिया होता है और आपको बोला होता है कि ट्रांसफ़र करो अनलीवर्ड में से लीवर्ड में या लीवर्ड से अनलीवर्ड में, उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा वो कैलकुलेट करना होता है। तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसमें अपन सॉल्व तो करेंगे ही पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर एन लिमिटेड है, यहाँ पर एम लिमिटेड है, ये अनलीवर्ड है, ये लीवर्ड है। इसका के ई 10% है, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.50% है। क्यों दोनों में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेट है, डेट वो 7% पर ले रही है, तो बाकी का फ़ायदा 1.5% इक्विटी वालों के पास जा रहा है। क्यों, क्योंकि के ओ जो है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट तो हमारा परसेंटेज सेम ही रहेगा। पर जो डेट का फ़ायदा होगा 3% जो बचा मेरा, वैसे मेरे को 10% देना पड़ता, पर जो 3% मेरा बचा वो किसके पास चला जा रहा है, इक्विटी वालों के पास चला जा रहा है। एमएम मॉडल जो होगा, मोदी गिलियानी वाला था, उसमें हमको वो निकालना पड़ता था के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट यहाँ पर अपन को दिया ही हुआ है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर हमको ईबीआईटी दिया हुआ है जो कि दोनों में सेम रहेगा, 20,000। टोटल हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमको बोला नहीं है, बट उसका क्या बोलते हैं, यहाँ पर 1 लाख का डेट है और इक्विटी यहाँ पर बोला नहीं है क्या, मतलब बोला होगा क्वेश्चन में बट मैंने लिखा नहीं होगा। चलो वो तो अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बरोबर ईबीआईटी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड ले लेवे, यहाँ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर अनलीवर्ड है तो के ई ही हमारा क्या होगा, के ई ही हमारा के ओ होगा। ओके, तो ई बी आई टी अपॉन के ओ का फॉर्मूला से वी एफ वैल्यू ऑफ फॉर्म मिल जाता है 20,000 बाय 10%, 2 लाख रुपए की मेरी वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गई, वो जो कि पूरा 2 लाख का 2 लाख इसमें इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बराबर। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ई बी आई टी 20,000 है, जिसमें से मेरा 1 लाख का 7%, 7,000 का इंटरेस्ट चला जा रहा है, ई बी टी हमारा 13,000 रुपये आ गया, राइट। अब ई बी टी से मेरा क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो मेरा पे हो गया किसको, लोन वालों को, डेट वालों को। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दिया हुआ है 11.5%, ये रहा, और 13,000 हमारा ई बी टी है, तो उससे हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी 13,000 डिवाइड बाय 11.5% यहाँ ला दिया, तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 1,13,043 रुपये, बराबर। अब ये 1,13,000 वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और वैल्यू ऑफ फर्म सॉरी वैल्यू ऑफ डेट हमको दिया हुआ है 1 लाख रुपये। मतलब ये दोनों का मैं प्लस करूँगा तो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 2,13,043 रुपये। 1 लाख रुपये का मेरे पास डेट पड़ा है और 1,13,000 की मेरे इक्विटी की वैल्यू है। अब ध्यान से समझना, जो मैंने परसेंटेज वाली बात की वो किसकी मैंने बात की, इसलिए मैंने वर्ड बोला था फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस 1,13,000 की फेस वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख और 1 लाख ये दोनों क्या हुए, 2 लाख रुपए, और यहाँ पर भी 2 लाख इन्वेस्टेड है, समझे। मेन ये चीज़ समझना, राइट। वहाँ पर मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा था, आप बोलोगे यहाँ पर 2 लाख और 2,13,000 तो मैच नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैं उसकी करंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, और इक्विटी की वैल्यू अगर मैं फेस वैल्यू बोलूँ तो हमेशा कम ही होती है, और मार्केट वैल्यू हो सकता है उससे ज़्यादा हो या तो हो सकता है उससे कम हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू समझो शेयर्स वाली मैं गिन रहा हूँ, तो रिलायंस में फेस वैल्यू तो सिर्फ 2 लाख रुपए की होती है, पर उसकी मार्केट वैल्यू 2-2 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़ तक जाती है, बराबर। तो वैल्यू ऑफ फर्म एक अलग चीज़ है
और जो उनका टोटल अमाउंट है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो अलग चीज़ होती है। अगर आपने रेशियोज़ वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी अमाउंट लगा हुआ है हमारा वो, बरोबर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी भी 2 लाख है, उसकी भी 2 लाख है, बरोबर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा हमेशा क्या केस होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसमें से जिसका अमाउंट कम है उसमें हम जाते हैं, जिसकी वैल्यू कम है उसमें हम जाते हैं। यहाँ पर किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 2,13,000, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, लीवर्ड की ज़्यादा है, और अनलीवर्ड की कम है, कितनी है, 2 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, लीवर्ड में से अनलीवर्ड में जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि लीवर्ड में से अनलीवर्ड में जाओ, अनलीवर्ड में से लीवर्ड में जाओ, कुछ नहीं, बस बोला कि आर्बिट्रेज प्रोसेस को समझाओ। इसलिए अपन यही मान के चल रहे हैं कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से कम वैल्यू वाले में अपन जाएंगे, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। लीवर्ड में से मैं अनलीवर्ड में जा रहा हूँ, बरोबर। लीवर्ड की वैल्यू है 2,13,043 रुपये। अब उसकी जो इक्विटी है, उस इक्विटी का 10% मैं होल्ड करता हूँ, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो अपन 10% फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। तो अगर मैं उसके शेयर्स बेचूंगा मार्केट में, रुको प्लेन को जाने दो, प्लेन बहुत हैरान करते हैं भाई साहब। तो 2,13,043 रुपये का 10% अगर मैं बेचूंगा तो 21,304 रुपये मेरे को मिलेंगे, बरोबर। अब मैं 2 केस इसके बन सकते हैं, यहाँ पर मैं अलग से लिख के बताता हूँ। 21,304 रुपये जो बचे उसके 2 केस बन सकते हैं। या तो मैं 21,304 के 4 पूरे इन्वेस्ट कर दूंगा, या तो दूसरा केस क्या बन सकता है कि मैं थोड़े पैसे इन्वेस्ट करूंगा एंड बाकी का अपने पास रख दूंगा, राइट। अब ये वाला जो केस है, ये वाला इलस्ट्रेशन 6 में समझाया हुआ है, 6 एंड 8 में, और ये वाला जो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है ना, वो 7 एंड 9 में समझाया हुआ है। बट ये जो 7 एंड 9 वाला होता है ना, वही मोस्टली काम आता है, क्योंकि हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है इसलिए। तो अभी अपन कौन सा केस लेकर चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6 में जैसा बोला हुआ है, ले हम वो भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट ये वाला केस भी समझना ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया, 21,304 रुपये मिले, जिसमें अगर मैं लीवर्ड में रहता तो मेरा रिटर्न कितना रहता, कैसे पता चलेगा ये, जो 13,000 उसका ईबीटी था फर्म का, और उसमें मैं कितना होल्ड करता हूँ, 10% होल्ड करता हूँ, तो 13,000 का 10% मिला, 1,300 रुपये का रिटर्न होता, परफेक्ट। क्या, इक्विटी वाला रिटर्न, क्योंकि मैं किस में हूँ, लीवर्ड में मेरी इक्विटी ही इन्वेस्टेड है, बरोबर। ये अपन ने समझ के रखा है, अभी समझा। लीवर्ड में सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी इक्विटी ही इन्वेस्टेड है। अब समझो, यहाँ पर मेरा कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग था, 10%, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बरोबर। अब यही 10% मेरे को वहाँ पर होल्ड करना है, किसमें, अनलीवर्ड में। तो अनलीवर्ड का 10% मेरे को क्या करना है, लेना है। अब अनलीवर्ड की अगर मैं इक्विटी देखूं तो कितने की है, 2 लाख रुपए की है, जिसका मैं 10% खरीदूँ तो मेरे को कितने पैसे चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए, बरोबर। अब ये मैंने बेचे, एक सेकंड। अब यहाँ पर जो हम लीवर्ड में थे ना, उस लीवर्ड में वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है ना, देखो मैं आपको कैसे बताऊँ, इसको मैं अलग से सॉल्व कराता हूँ। इसमें ना अलग से ही किया हुआ है। 2,13,034 रुपये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म है, जिसमें से 1,13,034 रुपये क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, और 1 लाख जो हमारा है वो है वैल्यू ऑफ डेट, बरोबर। अब मेरे पास क्या है, इसकी इक्विटी है, बरोबर। मेरा इसका टोटल 10% कितना होगा, 21,303। बट अगर मैं उसके इक्विटी के शेयर्स बेचने जाऊंगा तो इंटू 10% मेरे को कितने मिलेंगे, 11,303 रुपये, क्योंकि मेरे पास उसके सिर्फ इक्विटी का अमाउंट है। फिर से मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास उसकी 10% होल्डिंग है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 2,13,000 की है, जिसका 10% 21,000 मेरे को मिलना चाहिए। बट ये 21,000 वो अमाउंट है जो मेरे को इन्वेस्ट करना है, वो आप छोड़ दो। आप बस इतना समझो कि मेरी उसके इक्विटी में 10% होल्डिंग है, उसकी इक्विटी 1,13,000 की वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसका 10% मैं अगर बेचूंगा इक्विटी को तो मेरे को 11,303 मिलेंगे। अब ये मैंने बेच दिए, मेरे को मिल गया 11,303, बट
जो यहाँ पर मैंने निकाला कि मेरे को इन्वेस्ट कितने करने हैं 20,000 रुपये, तो बाकी का अमाउंट मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। मैंने लीवर्ड फर्म में जो मैं इक्विटी शेयर्स होल्ड करता हूँ 10%, उसकी वैल्यू बनती है 11,303 रुपये, जो कि मैंने शेयर्स बेच कर ले लिए। बट मेरे को इन्वेस्ट करने हैं सामने अनलीवर्ड में 10% का होल्डिंग। 10% का होल्डिंग उसका 2 लाख का 10% बनता है 20,000। अगर मेरे को 20,000 इन्वेस्ट करने हैं और मेरे पास है 11,303, तो बाकी के जो 8,000 या 9,000 जितने भी अमाउंट होगा उतना मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 21,304 जो मेरा उसका वैल्यू ऑफ फर्म का 10% हो रहा है ना, उतना ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसमें से मेरा 11,304 का जो मेरे को मिलेगा किस में, उसके इक्विटी शेयर्स बेचकर, और बाकी का 10,000 मैं क्या करूँगा, बोरो कर लूँगा एट 7%। अब यहाँ पर मैंने किसकी वो मैच की देखो, 1,13,043 और 1,00,000, इसका भी 10% और इसका भी 10%। मैंने क्या किया, ले लिया 11,304 और 10,000। 11,304 की इक्विटी के शेयर्स मैंने बेचे तब उससे मिला, और 10,000 मैंने बोरो किया। टोटल 21,304 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया किस में, 21,304 रुपये। यू इन्वेस्ट 21,304 इन अनलीवर्ड फर्म्स शेयर्स। अब यू गेट, अब अगर मैं उसके अब जैसे मैंने बात की थी यहाँ पर कि 2 केस बन सकते हैं कि मैं 21,304 पूरा इन्वेस्ट करूँगा, या मैं 20,000 और 1,304 रुपये क्या करूँगा। अब अगर मैं 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा उसका, 10%, 2,000 रुपये, और 1,304 रुपये मेरे पास पड़े होंगे। और वहाँ पर मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा था यार, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है मेरे को ये है ना। अगर मैं आपको मॉड्यूल में से समझाऊँ तो चलेगा, कि यहाँ पर मैंने ना अलग मेथड कर दी और मॉड्यूल में अलग मेथड दी हुई है। चलो मैं यहाँ से मॉड्यूल में से कन्वर्ट कर रहा हूँ, दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ओके।